नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे मृदा के कार्य। तो कुछ विशेषताएं हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। ठीक है, तो मृदा के कौन कौन से कार्य होते हैं? मृदा के मुख्य रूप से तीन कार्य होते हैं, जिससे हम बात करें। पहला कार्य देखते हैं कि जो ये मृदा है आपका, ये तो आपका वायुमंडल है। ये क्या आपका वायुमंडल है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आपका वायु है, वायुमंडल। ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी है। ये क्या आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। और अब देखो उसके बाद में कि यहाँ पर भी आपका वायुमंडल है। कि वायुमंडल की शुरुआत कहाँ से होती है? वायुमंडल की शुरुआत होती है आपकी पृथ्वी तल से होती है। ठीक है, तो पृथ्वी तल से वायुमंडल की शुरुआत होती है और उसके बाद में आपके नीचे क्या है, पृथ्वी है। तो अब देखिए कि यहाँ पर इस वायुमंडल और पृथ्वी के बीच में, वायुमंडल और पृथ्वी के बीच में जो ये परत पाई जाएगी, वायुमंडल और इन दोनों के बीच में जो परत होगी, इस परत को हम क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे मृदा कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऊपर तो क्या आपका वायुमंडल है, ठीक है, और नीचे क्या आपकी पृथ्वी है। दोनों के बीच में जो परत पाई जाएगी वो परत किसकी होगी? आपकी मृदा की होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें कोई समस्या? इसमें आपको याद रखना है कि दोनों के बीच में जो परत पाई जाएगी वो किसकी होगी? आपकी मृदा की होगी। ऊपर आपका वायुमंडल होगा, नीचे क्या होगी? आपकी पृथ्वी होगी। उसके बाद देखिए कि ये जो मृदा होती है, इस पृथ्वी के लिए बात करते हैं, वायुमंडल के लिए क्या कार्य करती है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका जल है, पानी है, परंतु आप तो कहते हैं कि पानी कहते हैं खत्म हो जाता है, पानी कहते हैं निमट गो। तो पानी कभी खत्म नहीं होता है, पानी कभी निमटता नहीं है। पानी हमेशा याद करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लगभग पृथ्वी पे हम बात करते हैं तो लगभग 70% के आसपास, 70% के आसपास पानी पाया जाता है और लगभग 30% के आसपास आपका भूमंडल है। तो अब जैसे आपसे पहले जैसे कोई विद्यार्थी थे, या हमारे से पहले जो विद्यार्थी थे, या हमारे से पहले जो शिक्षक थे, वो भी क्या, उसने क्या बताया कि लगभग 70% पानी है और आपका 30% आपका भूमंडल है। तो यह कभी कभी या इन दिनों जिसमें 10 साल के अंतर में चेंज होना चाहिए। फिर तो आप कहते हैं कि सर पानी खत्म हो रहा है, या बात करते हैं पृथ्वी बढ़ रही है, तो कोई चीज नहीं बढ़ रही है, क्योंकि प्राकृतिक है, ना तो पानी बढ़ रहा है, ना ही आपकी कोई पृथ्वी बढ़ रही है, ना कोई पानी कम हो रहा है। पानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है, कि धीरे धीरे पानी खारे पानी के रूप में बदल रहा है। ये बात करते हैं, इसमें अशुद्धियों की मात्रा बढ़ रही है। दूरों पे बर्फ की बात करते हैं तो बर्फ की मात्रा बढ़ जाती है, बर्फ के रूप में वहां पे जम जाता है। ठीक है, तो अब ये पृथ्वी जो मृदा क्या करती है, मृदा इस पानी को पुनः रिसाइकिल करने क्या करती है, कार्य करती है। यानी वापस से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका पानी था, इस पानी का क्या कर लिया आपने? उपयोग कर लिया। क्या कर लिया? उपयोग कर लिया। ठीक है, उपयोग करने के बाद क्या होगा कि जैसे मान लिया आपने इस पानी से आपने स्नान कर लिया, खाना बना लिया, या कोई अन्य कार्य कर लिया, या आपने मान लीजिए कृषि कार्य कर, फसल में पानी डाल दिया, ठीक, सिंचाई कर ली। तो सिंचाई करने के बाद जो पानी, कुछ पानी ऊपर उठ जाता है, पानी आपका ऊपर उड़ेगा। ठीक है, ऊपर उड़ने के बाद में फिर बरसात के रूप में नीचे आएगा। ठीक है, और किस में जाएगा? वापस से मृदा में जाएगा। तो यहाँ पर ये मृदा क्या कर रही है? इस पानी को रिसाइकलिंग करने का कार्य करती है, पुनः उपयोग के लिए क्या करती है? इसको उपयोगी बनाती है। इसके बाद में वो देखो कि जैसे आपका वायु होती है, ठीक है, वायु भी आपका प्राकृतिक संसाधन मान सकते हैं। ठीक है, तो वायु का जो आपने चक्कर पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा चक्कर लगभग आपकी हम देखें तो यहाँ पर आपका 79 के आसपास, 79 के आसपास क्या होती है? आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, और लगभग 20% के आसपास पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, और लगभग 20%, 1% माने तो यहाँ पे आपकी अन्य गैसें पाई जाती है। आपका चक्कर है तो लगभग 10 साल पहले भी चक्र आपका यही था। 10 साल पहले भी चक्र आपका यही था और आने वाले 10 साल में चक्कर यही रहेगा।
तो इसका मतलब ये है कि वायु में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं आप? श्वसन में आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। और पौधे क्या करते हैं श्वसन में? पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। आप कहेंगे कि आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। ध्यान रखना, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ही क्या करते हैं, दिन के समय CO2 का उपयोग करते हैं और O2 बाहर निकालते हैं। सभी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो एक अनुपात देखें या हम कुछ अनुमान लगाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा दिन प्रतिदिन, वैसे तो बात करें कि पूरे इस जो आपका नाइट्रोजन चक्कर है, वायुमंडल चक्कर है, इसमें यहाँ पर CO2 की मात्रा बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो आपकी वायुमंडल और जो पृथ्वी के मध्य मृदा पाई जाती है, ये मृदा क्या करती है, इसी जो आपकी वायु CO2 गैस है, आपकी अन्य गैस है, उसको रिसाइकलिंग करने का कार्य करती है, यानी पुनः उपयोग के लिए वापस से तैयार करती है। ठीक है, पहला कार्य हमको दिक्कत इसमें, लेकिन किस प्रकार इसमें कि पृथ्वी और वायुमंडल के मध्य मृदा एक भूपपड़ी के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आपका वायु है, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके जल है, इनको रिसाइकलिंग करने का कार्य करती है। और कोई दिक्कत इसमें एक कार्य में। दूसरा कार्य देखिए आप, दूसरा कार्य कि जब कृषि कार्य करता है वो किसान, ठीक है, तो कहाँ पे करता है कृषि कार्य? अधिकतर कृषि कार्य उसे भूमि पे करता है, ठीक है, कुछ भी कृषि कार्य जल में भी किए जाते हैं, ठीक है, पर हम बात करें भूमि वाली बात करते हैं। तो जैसे आपकी मृदा थी, ठीक है, तो ये मृदा पौधे के लिए माध्यम तैयार करती है, कि एक मीडियम तैयार करती है। उस मीडियम के अनुसार क्या होती है, पौधे की ग्रोथ या वृद्धि होती है। तो कौन कौन से माध्यम कि पौधे को, कि ऐसा क्या कारण है कि इस मृदा में पौधे की वृद्धि आसानी से होती है। कुछ ना कुछ तो कारण है, मृदा पौधे को कुछ ना कुछ तो दे रही है, कोई तो इसके पास ऐसा सामान है जो पौधे के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो आप सोचिए कि पौधे की वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है। पौधे की वृद्धि की, जड़ों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, प्लस में जल की आवश्यकता होती है और पोषक तत्व की उसे आवश्यकता होती है। दूसरी बात अगर बात करें कि पौधे को स्थिर रहने के लिए, खड़ा रहने के लिए एक यांत्रिक आधार की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए यांत्रिक आधार नहीं होगा, यांत्रिक आधार का मतलब क्या होता है कि जो पादप की जड़ें होती हैं वो मिट्टी में इस प्रकार धसी रहती है, इससे पादप इस प्रकार डोलता नहीं इस प्रकार। अगर मान लीजिए उस जड़ें उसमें नहीं होगी तो पादप इस प्रकार डोलेगा, इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार जाएगा, क्योंकि यांत्रिक आधार अगर मजबूत है, यांत्रिक आधार अगर मजबूत है तो पादप इस प्रकार खड़ा रहता है। ठीक है, अगर यांत्रिक आधार नहीं होगा तो पादप इस प्रकार जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस प्रकार डांस करेगा। ठीक है, जब बात करते हैं कभी बार उखड़ जाते हैं, कभी बार देखा होगा कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनके पास जो या समुद्र तट के आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कभी कभार भारी तूफान आता है, आंधी आती है, उस समय उखड़ जाते हैं। क्यों उखड़ जाते हैं? क्योंकि उनका यांत्रिक आधार जो पकड़ने की मजबूती है, उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे से मजबूत नहीं है। उनकी बात करते हैं जो मर्दम मार्ग उसकी मजबूत नहीं होगी या यांत्रिक आधार कमजोर होगा। और यहाँ पे अब जिससे ये आपका कोई भी पादप है, ठीक है, ये आपका पादप की जड़ें हैं। अब जब पादप ग्रोथ करता है तो उसकी जड़ें भी ग्रोथ करती हैं। तो जड़ें ग्रोथ करती हैं तो जड़ों को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ये ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है इसे? ये ऑक्सीजन उसे, आपकी जो मृदा है ये मृदा उसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। प्लस में देखिए कि इसकी जो वृद्धि के लिए, इसकी शाखाओं के निर्माण के लिए और इसकी पत्तियों के निर्माण के लिए, इसके भोजन के निर्माण के लिए, इसके फल के निर्माण के लिए, फ्रूट के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्व कौन प्रदान करता है? पोषक तत्व भी आपकी मृदा ही प्रदान करती है, क्योंकि जब
फसल उगाते हैं या फसल या खेती कार्य करते हैं, उस समय किसान फसल उगाने से पहले उसमें क्या करता है, गोबर की खाद डालता है, अनेक प्रकार की, जैसे आपके यूरिया, उसका उर्वरक का उपयोग करता है। ठीक है, तो क्यों करे इसे, तो किसके माध्यम, किसमें डाला उसने, किसान ने मृदा में डाला। ठीक है, और मृदा क्या है, इसे पोषक तत्वों को यानी तैयार करेगी। ठीक है, तैयार तो थे, परंतु उसकी जो रासायनिक क्रिया है, जो कठिन पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में क्या कर देगी, परिवर्तित कर देगी। और जैसे परिवर्तित कर देगी उसके बाद में उत्पादक क्या करेगा, पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से ग्रहण कर लेगा और अपनी वृद्धि आसानी से होगी, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी बात कितनी हो गई यहाँ पे कि यांत्रिक आधार करेगा, पोषक तत्व देगा और ऑक्सीजन क्या करेगा इसमें करेगा। प्लस में एक और देखिए, जल, भाई पानी, पादप को जो जल मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, नीचे जड़े से मिल रहा है। अगर हम जल की बात करें, H2 मिल रहा है, वो जड़ों के माध्यम से मिल रहा है। और जड़ी कहां पर है भाई, आप जब पानी देते हैं, फसल में पानी देते हैं तो कहां पर देते हैं, अभी थोड़ी कि उसकी ऊपर आपके जो ऊपर वाली शाखा में पानी डालते हैं, आप उसकी जड़ों में क्या करते हैं, जहां पर जड़ें हैं या जड़ों के आसपास क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, तो जड़ों के आसपास क्या है, मृदा। तो मृदा क्या करती है कि मृदा इस पानी को लंबे समय तक, अब ये थोड़ी इसमें जैसे आपने पानी डाला तुरंत पानी नहीं सूखता है, लंबे समय तक क्या करती है कि मृदा पानी को अवशोषित करने में क्या करती है, कार्य करती है। और अवशोषित करेगी तो यहाँ पे पौधे को लंबे समय तक पानी उपलब्ध होगा। ठीक है, कितने हो गए इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे कि मृदा पौधे को यांत्रिक आधार प्रदान करती है और ऑक्सीजन, पोषक तत्व तथा जल प्रदान करती है, जिससे पौधे की वृद्धि आसानी से हो सकती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। आगे देखो, उसके बाद में कितने कार्य हो गए, दो कार्य हो गए। ये दो ही कार्य आ रहे, मुख्य रूप से भी थोड़ी कि भाई ऑक्सीजन लेना और पानी देना, ये कोई अलग अलग कार्य है, सिर्फ एक ही कार्य पौधे संबंधित कार्य है। ठीक है, अगला कार्य देखिए तीसरा। अब ये आपकी वही मृदा है। ठीक है, इस मृदा के अंदर देखिए आप कि अनेक प्रकार, जैसे आपका चूहा की बात करें, किसकी बात करते हैं, आपका चूहा है। ठीक है, उसके बाद में आपके चूहे में जो भी बड़ा आएगा छोटा आप एडजस्ट करना। ठीक है, इसी प्रकार आपकी चींटियां हैं, जैसे चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका हार्निक अम्ल पाया जाता है। चूहा है, चींटी है, इसी प्रकार आपके जैसे सर्प क्या होते हैं, आपके सर्प पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसके अलावा आपके चूहा है, चींटी है, सर्प है। तो अनेक जीव जंतु क्या होते हैं, आपकी मृदा में अपना निवास स्थान मानते हैं। इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। इस प्रकार के होते हैं, बिल बनाकर मृदा के अंदर रहते हैं। यही बात समझिए, इसको क्या कहेंगे हम, बिल कहेंगे, जैसे हम कहते हैं बिल बनाकर आपकी मृदा में इस प्रकार रहते हैं। कहने का मतलब है, हम कह सकते हैं कि मृदा अनेक सूक्ष्म जीव, प्लस आपकी चूहा है, सर्प है, चींटी है, अनेक जीव जंतु क्या करती है, निवास स्थान प्रदान करती है। ठीक है, और देखो उसके बाद में अब आप जिसे मान लीजिए भवन निर्माण कार्य करते हैं। ठीक है, अब भवन जब निर्माण कार्य किया तो भवन कुछ सालों बाद में, पुराने आपके जैसे भी राजा महाराजाओं के महल थे, तो अब धीरे धीरे क्या होते हैं, उनका विनाश होता है। क्या होता है, उनका विनाश होता है। या आप मान लीजिए कुछ सड़क निर्माण कार्य करते हैं, कुछ दिनों बाद में सड़क खराब हो जाती है, उसका जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे आपका उसका मलबा होता है वो क्या होता है, आपका मिट्टी में मिल जाता है। तो जैसे आपने उसको मिट्टी में डाला तो मिट्टी क्या करती है, उसको अपने में समाई के मिलाने का क्या करती है, कार्य करती है। जैसे देखिए आप इस स्थान पे आपने क्या डाल दिया, कहीं पर कंक्रीट डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, कंक्रीट डाला। ठीक है, तो अब कंक्रीट क्या होगा, कुछ दिनों बाद में यहाँ पर रासायनिक क्रिया होगी तो कंक्रीट आपकी इस मृदा के अंदर समाहित हो जाएगा। यानी मृदा क्या कर देगी, इसको अपने में मिलाने का क्या करेगी, कार्य करती है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आती है इसमें क्या होगा कि कुछ जीव जंतुओं के लिए निवास स्थान का कार्य करती हैं,
तथा जैसे आपकी कंक्रीट होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, भवनों के जो अवशिष्ट होते हैं उनको अपने में मिलाने का कार्य करती हैं। ये मुख्य रूप से इसके 3 कार्य थे। पहला कार्य आपका कौन सा था? पहला आपकी की पपड़ी का रूप में कार्य करती थी, दूसरा पौधे के लिए था और तीसरा किसके लिए था आपका? तीसरा यहाँ पर की अनेक जीव जंतु के लिए कंक्रीट जिसे आपका मृदा है सॉरी बिल का कार्य करती, निवास स्थान का कार्य करती है। और कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या आती है इसमें? समस्या तो बोली पर आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये तो क्या थे इसके कार्य थे। अब देखो कि अगला जो बिंदु आता है हमारा कि मृदा का अध्ययन, कि मृदा का अध्ययन किसमें किया जाएगा और मृदा की कौन सी शाखाएं होगी। मृदा का अध्ययन, ठीक है। तो मृदा के अध्ययन की एक तो कहलाती है पेडोलॉजी कहलाती है, एक तो कहलाएगी आपकी पेडोलॉजी, पेडोलॉजी और एक कहलाएगी आपकी मृदा शास्त्र, मृदा शास्त्र। ये दो मृदा के अध्ययन इसके आधार पर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। छोटा क्वेश्चन बन सकता है जीएच में, आपकी छोटा क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट है, ध्यान रखना। पेडोलॉजी इस प्रकार का विज्ञान है जिसमें मृदा का जन्म, निर्माण और वितरण से क्या है? संबंधित है, इससे संबंधित है। पेडोलॉजी इस प्रकार का मृदा विज्ञान है, इस प्रकार का मृदा विज्ञान है जिसमें इनका जन्म, मृदा का जन्म कहलाएगा, उसके बाद इसका निर्माण व वितरण, वह वितरण से संबंधित है। किस संबंधित है? जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित है कि मृदा का जन्म किस प्रकार हुआ, पर पेतरक पदार्थों से जो चट्टानें थी उन चीज का निर्माण किस प्रकार हुआ, उसके बाद में कि निर्माण उसका वितरण, कि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार जाती है या इसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, संचरण किस प्रकार से होता है, वो किसमें अध्ययन किया जाएगा? आपका पेडोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि जन्म, निर्माण, वितरण से संबंधित कौन सी शाखा कहलाएगी? आपकी पेडोलॉजी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी मृदा शास्त्र। तो मृदा शास्त्र इसका देखिए कि मृदा शास्त्र वह शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप अध्ययन के लिए किया जाता है, उच्च पादप के रूप में उच्च पादपों के लिए किया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे आपने? इसमें मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन उच्च पादप के लिए किया जाता है, उच्च पादप के लिए किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्या थी हमारे यहाँ पर कि पेडोलॉजी में तो क्या था? जन्म, निर्माण, वितरण संबंधी कौन सी आएगी? आपकी पेडोलॉजी आएगी। मृदा शास्त्र संबंधी कौन सी आएगी? इसमें मृदा शास्त्र का अध्ययन उच्च पादप के लिए किया जाता है। कि कहने का मतलब कि पादप में निर्माण, पादप की वृद्धि अच्छी प्रकार की हो और पादपों को अधिक से अधिक लाभ हो, इससे संबंधित अध्ययन किया जाएगा। कैसे भी किस प्रकार आपकी मृदा में कि मृदा पादप की वृद्धि अच्छी प्रकार से हो तो उसका अध्ययन किसमें आएगा? आपका मृदा शास्त्र में आएगा। और कोई दिक्कत आती है इसमें? कोई समस्या? आगे बढ़े, ठीक है। अगले बिंदु की बात करें यहाँ पर। अगला बिंदु क्या बता देखिए, क्या पढ़ा आपने? पेडोलॉजी पढ़ा और क्या पढ़ा आपने? मृदा शास्त्र पढ़ा। तो एक पेडोलॉजी कराएगा और आपका एक पेडोलॉजी कराता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इस बात को सिद्ध करना, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति चोर है, कोई व्यक्ति चोर है,
तो आप क्या कहेंगे कि इसमें सर चोर से संबंधित विशेषताएं हैं। मैं कहूंगा कि ये व्यक्ति बदमाश है या ये विद्यार्थी बदमाश है, तो आप क्या कहेंगे कि आप सोचेंगे कि इसमें चोर से संबंधित या ये बदमाश संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। आई बात समझ में? या मैं आपसे कहूं कि मैं आपको जैसे कि उस व्यक्ति का नाम कालूराम हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि शायद वो काला होगा। आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, माइंड में इस प्रकार कुछ ख्याल आते होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, तो कहने का मतलब है इसमें प्राकृतिक पदार्थों के समान कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो इससे पहले कि आपको जानना होगा कि जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, उन प्राकृतिक पदार्थों में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जिसे कौन सी प्राकृतिक कहते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मनुष्य प्राकृतिक है या कृत्रिम, बताओ आप। अगर आपको नॉलेज है तो आप बताइए कि मनुष्य प्राकृतिक है या कृत्रिम है। अधिकतर लोगों का आंसर रहेगा कि कृत्रिम होगा। तो ये बात तो आपको बताना ही पड़ेगा कि प्राकृतिक या कृत्रिम। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आपका जब कमेंट आएगा इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो प्राकृतिक पिंड ये होती है कि पहली विशेषता कि प्राकृतिक पदार्थ वो होते हैं जिनका स्वयं का अस्तित्व होता है, ठीक है। दूसरी बात, जिसमें परिवर्तन, विनाश और संश्लेषण का गुण पाया जाता है, कि प्राकृतिक पदार्थ जिसे कहते हैं हम प्राकृतिक पदार्थ की विशेषताएं, ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ की विशेषताएं कि हम किसी प्राकृतिक पदार्थ कहें, तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक पदार्थ वह होगा जिसमें, देखो यहाँ पर लिख रहा हूं, स्वयं का अस्तित्व हो, स्वयं का अस्तित्व हो, ठीक है। किसी दूसरे की सारी नहीं हो, कहने का मतलब किसी दूसरे पे आधारित नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए हम विनाशकारी हो, क्या हुआ आपका विनाशकारी, ठीक है, ऐसा हो विनाशकारी हो। और उसके बाद देखो आप संश्लेषित करने योग्य हो, संश्लेषित करने योग्य हो, इसमें संश्लेषित करने योग्य, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अगली बात देखिए यहाँ पर चौथा बिंदु, यहाँ पर परिवर्तनशील हो, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव वाला, ठीक है। ये 3 या 4 विशेषताएं हैं। अगर किसी प्राकृतिक पिंड में चारों विशेषताएं हैं, यानी स्वयं का अस्तित्व हो, और यहाँ पर आपका विनाशकारी हो, और आपका संश्लेषित योग्य हो, और आपका परिवर्तनशील हो, तो हम उसे क्या कहेंगे प्राकृतिक पदार्थ कह सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए कि यहाँ पर पिंड किसे कहते हैं, कि प्राकृतिक पिंड, तो मैं आपसे पूछूं कि पिंड किसे कहते हैं। पिंड एक देखने का नजरिया है। वैसे हम किसी को वास्तविक रूप से पिंड नहीं कह सकते, पिंड है, उसकी स्थिति पे निर्भर करता है कि वो पिंड कहलाएगा या पिंड नहीं कहलाएगा। देखते हैं किस प्रकार, देखो ध्यान से, यह आपका क्या, आपका इसको क्या मान ले हम, बोर्ड है, सॉरी आपका डस्टर, ठीक है, डस्टर मान लें आप। अगर ये डस्टर आपका मैं यहाँ पर रखता हूं, और अगर डस्टर के आसपास का एरिया अगर थोड़ा बहुत ही है, अगर जैसे इधर देखो यहाँ पर बॉडी बना के देखते हैं, आपको पिंड समझा देते हैं, नहीं तो आप बार बार कहेंगे कि पिंड किसे कहते हैं। इसको समझिए आप, दो स्थितियां बताओ आपको। एक स्थिति आपकी ये है, एक तो ये है, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका पिंड कहलाएगा, और आपका यहाँ पर आएगा आपका कण कहलाएगा, ठीक है। देखो दोनों में ये भी बिंदु समान है, ये बिंदु भी समान है, एक ही बिंदु आपका, ठीक है। ये थोड़ा स्कोर कर लो, ये कर लिया, देखो जरा
यहाँ पर तो ये कहलाएगा आपका पिंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका पिंड कहलाएगा, और यहाँ पर क्या कहलाएगा आपका कण कहलाएगा। आप समझ गए कि इसके अगर आसपास का एरिया अधिक है, अगर इसके आसपास का एरिया अधिक है तो उसमें क्या कहलाएगा आपका कण कहलाएगा, और अगर आसपास का एरिया कम है तो कहलाएगा आपका पिंड कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि आपकी जो बॉल है, क्रिकेट खेलने वाली जो आपकी बॉल है, अगर 10 किलोमीटर के अगर एरिया निकाले इस प्रकार, उस एरिया में रखी हुई है तो उस समय क्या कहलाएगी, वो कण कहलाएगी, ठीक है। अगर वो पॉइंट आधा किलोमीटर यानी कि बात करते हैं आधा किलोमीटर की एरिया में रखी हुई है तो उसमें क्या कहलाएगी आपकी, वो पिंड कहलाएगी। यही बात समझ में। तो यहाँ पर यही बात है इसमें कि कहने का मतलब है जो हम पढ़ रहे हैं कि मृदा एक आपकी प्राकृतिक पिंड है, और ये प्राकृतिक पदार्थ के समान क्या होती है, इसकी विशेषताएं होती हैं, स्वयं का क्या होता है, इसका अस्तित्व होता है, विनाशकारी होती है, संस्कृत होती है, और इसमें भी परिवर्तन करने योग्य होती है। जो भी है आगे हम और पढ़ेंगे अस्तित्व के बारे में, कल हम नेक्स्ट कक्षा में क्या करेंगे, इसका विचार करेंगे। ठीक है, नमस्कार मित्रों।